नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 19 चैप्टर पढ़ चुके हैं विश्व के भूगोल में। और 19 चैप्टर में हम भू आकृति विज्ञान को अच्छे से हमने पढ़ लिया है। हमने देखा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। आज ये जो 20वां चैप्टर है, ये जलमंडल है, जहाँ से महासागरीय विज्ञान स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। अगर आप स्टैटिक बुक से भी जाके पढ़ेंगे तो मुश्किल से इसमें आपको एक दिन लगेगा उसको पढ़ने में, क्योंकि 5-7 चैप्टर ही इसमें है। ज़्यादा इसका इतना वेटेज नहीं है। मतलब एग्जाम में तो बहुत वेटेज है, लेकिन 5-7 चैप्टर मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें समझने का है। 5-7 चैप्टर हैं केवल, और 5-7 चैप्टर को पढ़ने में मुझे लगता है कि एक दिन इसमें पर्याप्त है। ठीक है, तो हम जल महासागरीय विज्ञान पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, और वहाँ से ही सारे कंसेप्ट मुझे लगता है ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे ड्राइव होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान। तो इसके बाद हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। ये 20वां चैप्टर है, और जलवायु विज्ञान जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वो लगभग 35वें चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे घटना चक्र को, तो 35वें चैप्टर का नाम है वायुमंडल, जहाँ से जलवायु विज्ञान स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे लेंथी पोर्शन विश्व के भूगोल में जो है वो जलवायु विज्ञानी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनको पढ़ना है तो सबसे पहले भूआकृति विज्ञान को पढ़ना है, फिर जलवायु विज्ञान को पढ़ना है, उसके बाद आप महासागरीय विज्ञान को पढ़ना है। ठीक है, फिर इन तीनों को पढ़ने के बाद आपको भारत का भूगोल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि विश्व के भूगोल से ही आपके सारे कंसेप्ट बनते हैं। इन सारे कंसेप्ट को बना के ही आपको भारत के भूगोल में एंट्री करनी होती है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-7 चैप्टर महासागरीय विज्ञान में है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। महासागरीय औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओशन का टेम्परेचर दे रखा है, और हमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगर आप पहला स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि ओ एम टी का मतलब होता है ओशियन मीन टेम्परेचर। ठीक है, औसत तापमान किसका? महासागर का। 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। देखिए अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और ये यूपीएससी ने सवाल पूछा 2020 में। अभी तक 2023 से पहले तक क्या मानते थे कि यूपीएससी में बहुत सारी, आपको क्या लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है कि जिसमें इस तरह के वर्ड जाते हैं 129 मीटर हैं, 26 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको गलत मानते थे। लेकिन 2023 का जब पेपर आया यूपीएससी का, तो यूपीएससी ने सबका दिमाग ठीक कर दिया है, उसमें एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं लगा है। ठीक है, देखिए अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो अभी तक एलिमिनेशन लग रहा था उस बेस पे हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर ही होती है। तो अब बताइए, क्या बिल्कुल नाप के इन्होंने लिखा है कि 129 मीटर पे होती है? हो सकता है 135 मीटर पे हो, है ना? तो इस प्रकार का जो फैक्चुअल डेटा होता है वो यूपीएससी जनरली गलत करता है, तो हम इसको गलत मान के चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, वो गलत है। ठीक है, सेकंड को पढ़ेंगे हम। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। देखिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखिए क्या लिखा है, निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका ठीक है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस बेस पर आपका सेकंड वाला ठीक होगा। तो ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिंद महासागर के दक्षिण में 59 मीटर, ना कि 129। तो यहाँ पे इस तरह के जो डेटा होता है यूपीएससी यहाँ पे चेंज कर देता है। ठीक है, जो फैक्ट को चेंज करना बहुत आसान होता है किसी भी एग्जामिनर के लिए। तो इस बेस पे ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि 2023 के पेपर में ऐसा कुछ मेथड नहीं लगा है, बहुत ही टफ पेपर मुझे लगा 2023 का यूपीएससी का। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका है? 2/3। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। तो राइट आंसर है ए। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा, जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का माध्य है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। देखिए इन चार ऑप्शन में से जो डेटम रेखा है वो ए है, समुद्र तल की हॉरिजॉन्टल रेखा है जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप होती है। तो राइट आंसर कौन सा, ए राइट आंसर है। और देखिए रिपीट है, 1991 में पूछा गया है, 1994 में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिका, प्रशांत। तो आपको पता है प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो कौन सा कटक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी मध्य कटक है, महासागरीय कटक। तो राइट आंसर है डी। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, देखिए 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में। तो राइट आंसर है बी। तो कटक है कहाँ पर है, हिंद महासागर में। तो राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो 1/3 एटमोस्फेयर पर, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, 1/3। तो राइट आंसर है ए। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ठीक है। अगला है, ध्रुवीय हिमाछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। देखिए चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, हर बार एक या दो क्वेश्चन ये जो जल का वितरण है उससे पूछा गया है, तो आपको उससे अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसमें राइट आंसर है बी। देखिए ये फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया है, और मेंस में भी एक क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल बन रहा है, ठीक है, कि जल का वितरण कैसे कैसे है पृथ्वी पर। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना के दिया गया है। बाकी आपकी स्टैंडर्ड जो बुक आप पढ़ते होंगे उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो उसका राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध एलवंड जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, ठीक है। अगला, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल एलवंड जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। देखिए इनमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जो मीठा जल है वो कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, जबकि सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखिए 2010 में पूछा गया है, और ये जल का जो वितरण है हर मतलब प्रीलिम्स में तो हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, यूपी पीसीएस। और मेंस में भी हर साल लगभग हर दूसरे साल तो पूछा जा रहा है कि जल का वितरण कैसे कैसे है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जल की। तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाना है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो किस में, देखिए चार ऑप्शन आप पढ़ेंगे, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवंड जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष एलवंड जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है। देखिए आप देख रहे हैं कि 2013 में यहाँ रिपीट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ यूपी पीसीएस ने 2015 में पूछा है, और 2010 में यहाँ पूछा है। तो कितना बार ये रिपीट है। देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो जल का वितरण, जो जल संसाधन है उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवंड जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष एलवंड जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो गहरे महासागरीय मैदान, ठीक है। तो गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नितल के सबसे विस्तृत भाग है। तो राइट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है, तो ज्वालामुखी घाटी का है, अपरदित घाटी का है, और सी पढ़ेंगे हम अक्षय द्रोणी का है, योगार की घाटी का है। तो लाल सागर अक्षय द्रोणी का उदाहरण है, तो राइट आंसर है सी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है सी। देखिए अगला चैप्टर है, विश्व के प्रमुख सागर। देखिए हम महासागरीय विज्ञान हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने
जो पहला चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया है महासागरीय विज्ञान का। अगर आप घटना चक्र भूगोल को देखेंगे तो चैप्टर नंबर 20 को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और चैप्टर नंबर हम 21 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विश्व के प्रमुख सागर। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है 21वां चैप्टर है जिसका नाम है विश्व के प्रमुख सागर। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये ज्योग्राफी जो है इसमें मैप का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आपको ये सब पता होना चाहिए, अलास्का की खाड़ी कहाँ पे है, वर्ल्ड का आपके मैप कमरे में लगा होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखो मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, सारगोसा सागर है, लेब्राडोर सागर, ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, बैफिन खाड़ी है। तो इन सब खाड़ियों को, इतने सारे महासागर हैं, छोटे छोटे सागर हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अजर अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर के। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है तो काला सागर है, तो राइट आंसर है ए राइट आंसर है। टर्की किन के मध्य स्थित है? देखिए टर्की तुर्की, तो तुर्की किन के मध्य में स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर। देखिए अगर आपको मैप की अच्छे से जानकारी है, मैप पे अच्छी पकड़ है, तो आप इनको कर सकते हैं आसानी से। तो राइट आंसर है बी। देखिए एजियन सागर आपको पता होना चाहिए, मरमरा सागर है, कौन कौन सी इनको जल संधि जोड़ती है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम आपको लगाना है। पश्चिम से पूर्व, देखिए काला सागर है, भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर, अरल सागर। देखिए आप उनको पढ़िए, ये चार ही सागर हैं, आपको उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए पश्चिम से पूर्व जाना है आपको, यहाँ पश्चिम है, यहाँ से आपको पूर्व की तरफ जाना है। तो पहले भूमध्य सागर पड़ेगा, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर है। अगर आपको मैप पे अच्छी पकड़ है तो आप उसका सोल्व कर सकते हैं। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सागर है तो आंतरिक सागर कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर को ही आंतरिक सागर कहते हैं। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस महासागर से सारगेसा संबंधित है या सारगैसो संबंधित है वह है? तो किससे संबंधित है वो? तो उत्तरी अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक से संबंधित है। तो राइट आंसर है बी। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है सारगैसो, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए सारगैसो क्या है? सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भ्रमण से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवण पानी है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो अभी आपने देखा है, तो वनस्पति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? सारगैसो। कौन सी वनस्पति है? सारगैसम। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलोकित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो काला सागर, सारगैसो सागर, अजोह सागर, कैस्पियन सागर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तटरेखा किसकी नहीं है? सारगैसो सागर की। देखिए इसको आपको पढ़ के जानना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारगैसो सागर, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। ठीक है, इसी की कोई तटरेखा नहीं है। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली, सिसिली, सरडीनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो टेरहेनियन सागर। तो राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुगम अरल सागर के किनारे स्थित है? देखिए आपको बताना है अरल सागर के किनारे कौन सा देश स्थित है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में कौन सा सागर है? अरल सागर। तो राइट आंसर है इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो चाड। तो राइट आंसर है बी, चाड। देखिए भूमध्य सागर से जिन देशों की सीमा मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप पढ़ के जाना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है?
तो सीरिया, लेबनान, इजराइल ये सब फैले हैं, जबकि जॉर्डन जॉर्डन नहीं फैला है। तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा सागर है इन चारों में से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सागर है, जैसे लाल सागर हुआ, भूमध्य सागर हुआ, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है। तो इन सागरों पे आपके अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से किन देशों की सीमा लगती है? भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा लगती है? अफ्रीका के किन देशों की सीमा में लगती है? ठीक है। एजियन सागर है, कैस्पियन सागर है, तो इन पे आपके अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। हर बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एड्रियाटिक सागर है, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, सागर से लगा हुआ देश। देखिए हर साल ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, आपको अच्छे से इस पर पकड़ होनी चाहिए। चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, ये अदर एग्जाम हो, हर बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस सागर से किस देश की सीमा लग रही है। तो इनमें से हमें बताना है कि काला सागर से किसकी लग रही है। तो आप देखेंगे एड्रियाटिक सागर, कैस्पियन सागर और आपका भूमध्य सागर। एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया देश लगा हुआ है, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान लगा हुआ है, भूमध्य सागर से मोरक्को लगा है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है। जबकि लाल सागर से सीरिया नहीं लगता है, काला सागर से क्रोएशिया नहीं लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? देखिए सीरिया है, टर्की है, जॉर्जिया और बुल्गारिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक सी या काला सागर से कौन सा देश नहीं लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सीरिया। ठीक है, तो सीरिया जो एक देश है उसकी सीमा काला सागर से नहीं मिलती है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है ए। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो महासागरीय धाराएं हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो हमने स्टार्ट कर दिया। एक तो क्या पढ़ा हमने? सागर के नाम पढ़ा है हमने। ठीक है, एक जलमंडल। देखिए हमने क्या पढ़ा? एक तो जलमंडल पढ़ा है चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर नंबर 21 पढ़ा है जिसका नाम है विश्व के प्रमुख सागर। ठीक है, 2 चैप्टर हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय धाराएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।